हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को यूनिकोड के बारे में बताने वाली हूं कि यूनिकोड क्या है। तो देखिए, आगामी परीक्षा के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही आसान तरीके से ये चीज़ समझाने वाली हूँ और इसके बाद आपको किसी और चीज़ से समझने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक के बारे में। तो आज आपको बहुत ही सरल शब्दों में इसके बारे में जानकारी मिलेगी, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिकोड क्या है। तो देखिए, पहले क्या होता था, कुछ समय पहले अगर आपने कंप्यूटर की बात सुनी होगी, देखा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि उस समय कंप्यूटर पर केवल इंग्लिश भाषा में ही काम होता था। आज से कुछ समय पहले की बात करें तो कंप्यूटर पर केवल कुछ ही शब्दों, स्पेशली अगर बात करें तो इंग्लिश भाषा में ही केवल हम काम कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते थे। लेकिन एक ऐसी चीज़ दुनिया में आई जिसके बाद से हिंदी जो है, हिंदी भाषा, स्पेशली बात की जाए कि हिंदी भाषा, तो कामकाज से लेकर हर चीज़ का आदान प्रदान हमने आजकल हिंदी भाषा में, कंप्यूटर पर, फ़ोन पर, हर चीज़ पर आप हिंदी भाषा में देख रहे हैं। यहाँ तक कि अभी जो आपको वीडियो प्राप्त होगी ये वाली, उसमें भी आप देख रहे हैं कि ये जो मैंने टाइप किया हुआ है सारा हिंदी भाषा में एक फ़ोन पे टाइप किया हुआ आपको मिल रहा है। तो ये सब चीज़ किस कारण से हुआ? तो ये सब चीज़ जो पॉसिबल हुआ, ये सब हुआ इस यूनिकोड के कारण। आज दुनिया में जब यूनिकोड आया, तब से जो आपसी संपर्क की भाषा हमारी हो गई, वो हमारी हिंदी हो गई या कहे कोई अन्य भाषा हो गई। तो देखिए, जो पहले मैंने बताया कि इंग्लिश भाषा में पहले काम होता था, तो कंप्यूटर में जब कुछ काम होता है तो कंप्यूटर में कुछ चीज़ें फीड की जाती है, तो उसके द्वारा ही जो है उसमें चीज़ें होती है। तो इसके लिए कंप्यूटर में जो काम होता है उसके लिए पहले आस्की कोड बनाया गया था, ASCII, तो इसको बोलते हैं आस्की। तो आस्की कोड का जो है पहले प्रयोग किया गया था। इसमें क्या था, केवल 128 कैरेक्टर ही इसमें शामिल थे, यानी कि जो लिमिट थी इसकी वो केवल 128 थी, इससे ज़्यादा वो इसमें ले नहीं सकता था। तो आस्की में क्या था, अल्फ़ाबेट्स यानी ए से लेके Z तक, नंबर्स और कुछ सिंबल्स, केवल इतनी ही चीज़ें जो है संपर्क साधने का या काम का तरीका था। तो इसके बाद क्या हुआ कि यूनिकोड आया। यूनिकोड में हम क्या कर सकते हैं, ये एक अंतर भी है कि आस्की में आप क्या करेंगे, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स और सिंबल्स, 128 कैरेक्टर्स, बस इन्हीं चीज़ों का आदान प्रदान हो सकता है। लेकिन यूनिकोड में जो है, अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, एक थोड़ा जनरल चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, दोनों में डिफरेंस। यूनिकोड के माध्यम से हम भाषा में जो है परिवर्तन कर सकते हैं, यानी कि मानक चिन्हों से, यहाँ यूनिकोड से जो तात्पर्य ये है कि कुछ मानक चिन्हों के द्वारा जो चीज़ें आदान प्रदान की जाती है या जो काम किया जाता है उसको हम यूनिकोड कहते हैं। तो आस्की में केवल नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स का रहता है, लेकिन जो यूनिकोड है उसमें भाषाओं के ऊपर, ये नहीं कहूँगी केवल हिंदी भाषा, आप गुजराती, मराठी, तमिल आदि, तो इसके बारे में मैं जब पढ़ाऊँगी तभी आपको बताऊँगी। तो चलिए, पहले मैं आपको अब आगे जो है एक दोनों में जो जनरल डिफरेंस था उसके बारे में मैंने आप सभी को बता दिया कि आस्की क्या है और यूनिकोड क्या है। तो यूनिकोड में भाषाओं का होता है, प्रयोग किया जाता है, वहीं पे आस्की में नंबर्स, अल्फ़ाबेट्स का। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो चलिए अब वर्ड पढ़ते हैं। यूनिकोड एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है जो प्रत्येक अक्षर के लिए एक विशेष नंबर देता है, चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो या फिर कोई भी भाषा हो। तो कंप्यूटर, जैसे कि आप जानते हैं कि जब काम किया जाता है तो उसके लिए किस प्रोसेस में ये काम करता है, तो कुछ जो इसके पास जो है एक नंबर होता है हर चीज़ के लिए,
यानी कि अगर बात करें 000 तो ये एक सिंबल हो गया। इसके लिए कोई और चीज़ होगी जिसके माध्यम से, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ, ये यहाँ पे सच में नहीं है, तो 00 के लिए हम मान लेंगे कि क दिया हुआ है। ऐसे ही 001 के लिए ख दिया हुआ है। तो इस टाइप से एक कोड दिया जाता है, तो उसको ही यूनिकोड कहा जाता है। तो यूनिकोड एक यूनिवर्सल कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जिसका उपयोग नॉन आस्की लिपियों में कैरेक्टर्स को सपोर्ट करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट जो है मूल रूप से आस्की पर बनाया गया था, जो अंग्रेजी कैरेक्टर पर आधारित थे और इसमें केवल 128 अक्षर थे। तो ये चीज़ मैंने आप सभी को क्लियर कर दी कि आस्की क्या है और यूनिकोड क्या है। स्टैंडर्ड आस्की कैरेक्टर सेट केवल 128 कैरेक्टर्स को ही ये सपोर्ट कर सकता था, यानी इसके माध्यम से हम केवल 128 कैरेक्टर्स को ही आपस में फेरबदल कर सकते थे, जबकि यूनिकोड में लगभग 10 लाख कैरेक्टर्स को जो है ये सपोर्ट कर सकता है। आस्की प्रत्येक कैरेक्टर का प्रतिनिधित्व करने के लिए केवल 1 बाइट का उपयोग करता है। यूनिकोड प्रत्येक कैरेक्टर के लिए 4 बाइट्स को सपोर्ट करता है। तो अब इस चीज़ का क्या मतलब है, तो देखिए जब भी आप फ़ोटो खिंचवाते हैं तो आपने देखा होगा लिखा होता है 4 KB 10 KB। तो जहाँ पे आस्की में 1 KB में काम चल सकता था, वहीं पे यूनिकोड में इसके लिए 4 KB का खर्चा, यानी कि 4 गुना इसके लगता है। तो अब तो आप इसको कहेंगे कि ये तो एक नुकसान है, यहाँ पे हमारा काम 1 GB 1 में चल सकता था, वहाँ पे अब आपको 4 देना पड़ रहा है। तो अब इसको क्यों किया गया, तो देखिए फ़ायदा क्या है। अब इसको जब आप एक इमेज अपने दिमाग में आप बनाते जाइए, तो मैं यहाँ पे बताती जाती हूँ कि अगर कोई फ़ोटो आपने खींची है, उसको जब आप जूम करते हैं तो जो 1 KB वाला रहेगा वो फट जाएगा। आगे देखते होंगे कुछ में इमेजेस जो होती है फटी फटी सी आती है, क्लियर नहीं आती, लेकिन कुछ इमेजेस जो होती है वो फटती नहीं है। तो यहाँ पे यूनिकोड के द्वारा, यानी कि जो यूनिकोड में ज़्यादा चीज़ें आपकी लग रही है, यानी कि जो 4 KB खर्चा करना पड़ रहा है आपको, तो उसमें जो इमेज होगी वो फटेगी नहीं, वो एकदम क्लियर आएगी। तो ये दोनों में डिफरेंस है। घाटा है, यानी कि नुकसान ये है कि हमें उसके बदले ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है, लेकिन फ़ायदा ये है कि जब आप इसको दोनों में हम क्वालिटी की बात करते हैं तो इसकी क्वालिटी जो है 4 KB वाले की ज़्यादा अच्छी होगी। तो इसलिए जो है यूनिकोड प्रयोग में लाया जाता है। अब आस्की का फुल फॉर्म क्या है, तो आस्की का फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंजेस। तो फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। अब आस्की जो है 7 बिट का होता है और 8 बिट का होता है। तो ये याद कर लीजिएगा कि आस्की में कितना है और यूनिकोड में कितना है। और यानी कि इसमें जो है 2 की पावर 7 यानी कि 128 हो गया, और ये 2 की पावर 8 यानी कि 256। तो ये जो है केवल इतने ही, यानी कि जो आस्की 7 है वो 128 अक्षरों को ही बदल सकता है, वहीं और आस्की 8 जो है वो 256 कैरेक्टर्स को बदल सकता है। अब भारत में बात करें तो कुल मुख्य भाषाएं जो है वो 22 है। अब ऐसे में केवल इंग्लिश में काम हो और इंग्लिश में ही समझा जाए सभी के बात नहीं है, क्योंकि इंग्लिश भाषा केवल वही लोग समझ सकते हैं जो अच्छे से इसको जानते हो। तो ऐसे में सर्वत्र इंग्लिश का काम होना फ़ायदा नहीं था, तो उसके लिए क्या है यूनिकोड लाया गया। अब यूनिकोड के द्वारा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भाषाएं हैं, आप जब सर्च करेंगे तो आपको इतनी भाषाएं जो है देखने को मिलती है। तो ये यूनिकोड के द्वारा पॉसिबल हुआ कि आस्की में केवल इंग्लिश में ही बदल सकते थे, इंग्लिश में ही हम देखने को मिलता है, लेकिन यूनिकोड में आपको अलग अलग भाषाओं में वही चीज़ देखने को मिलती है। तो ये मेन अंतर है और ये चीज़ है। तो यहाँ भी वही बात बताया है कि यूनिकोड के द्वारा आप जो भी अक्षर टाइप करेंगे वो उसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल पर हम जो हिंदी टेक्स्ट या अन्य भाषाएं देखते हैं वह यूनिकोड प्रणाली से ही
संभव हो सकी है। अब यहाँ पे यूनिकोड में आप देख सकते हैं जो फॉन्ट पॉपुलर है, क्योंकि आप यूनिकोड पढ़ रहे हैं तो आपको इसके टाइप्स भी पता होनी चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। मंगल, कोकिला, उत्साह, अपराजिता, एरियल, ये यूनिकोड के नाम हैं। कुछ फेमस यूनिकोड, सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है मंगल फॉन्ट, तो इसको याद रख लीजिएगा नाम। इसके अलावा अब देख लीजिए, यहाँ एक उदाहरण भी दिया हुआ है कि जैसे कि अगर कोई चीज़ अपराजिता फॉन्ट में है, अगर उसको कृतदेव में लिखेंगे तो वो इस प्रकार से, आपने कई बार गौर किया होगा कि कई बार आपने जैसे हिंदी में टाइप किया, कुछ ऐसे लिखा, कुछ भी लिखा, और जब आप उसको दूसरे किसी चीज़ में वो PDF खोलते हैं तो आपको कुछ इस प्रकार से भाषा दी होती है, कुछ ऐसे, क्योंकि वहाँ पे जो है फॉन्ट, उस फॉन्ट में बदलने की जो है उसकी लिमिट्स नहीं रहती, जिस कारण वो ऐसा शो होता है। तो ये मुख्य इसमें कारण है। अब आगे जो है देखिए यूनिकोड का क्या महत्व है। तो इससे जो है आप देख रखा होगा कि कंप्यूटर में पहले जो है केवल इंग्लिश भाषा में ही काम होता था। अब आप कई सारी चीज़ों में आप देख सकते हैं हिंदी भाषा में, जो इतना प्रचार प्रसार हम देख रहे हैं आजकल, ब्लॉगिंग चैनल्स, कितनी सारी चीज़ें जो है आपको हिंदी भाषा में देखने को मिलती हैं। अब बात करेंगे यूनिकोड से लाभ क्या क्या मिलते हैं। तो आप बिना हिंदी टाइप के, यानी अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं भी आती है तब भी आप हिंदी टाइप कर सकते हैं। आप गूगल सर्च में हिंदी में सर्च कर सकते हैं, हिंदी में ईमेल भेज सकते हैं, कंप्यूटर में फाइल और फोल्डर के नाम जो है हिंदी में रख सकते हैं, हिंदी में चैट कर सकते हैं, हिंदी में वेबसाइट या ब्लॉग बना सकते हैं, वर्ड और एक्सेल में बिना हिंदी फॉन्ट डाउनलोड किए हिंदी में टाइपिंग कर सकते हैं, फेसबुक और ट्विटर जैसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर आप हिंदी में लिख सकते हैं। यूनिकोड में किसी भी सामग्री को आसानी से दूसरी भाषा में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं चाहूँ तो इसको गुजराती, तमिल, तेलुगु, कोई भी भाषा में, मराठी, कोई भी भाषा में इसको चेंज कर सकती हूँ। तो ये यूनिकोड के कारण संभव हुआ है। यह वर्णों को एक कोड देता है, तो वर्णों के लिए अलग कोड है। तो इसमें जो है आप अलग अलग देख सकते हैं, अलग अलग भाषाओं में, अरबी, फारसी, उर्दू, सभी भाषाओं को इसमें स्थान मिला हुआ है। तो यूनिकोड में जो है पहले 8 बिट था, फिर 16 बिट, फिर अब जो है अब इतने सारे परिवर्तन क्यों किए गए। यूनिकोड भी अलग अलग तरह के होते हैं, 8 बिट, 16 बिट और 32 बिट। तो पहले जो है 8 बिट बनाई गई, फिर उसके बाद जो है कैरेक्टर्स कम लगे तो 16 बिट आया, 16 बिट के बाद अब 32 बिट आ गया है, और इसके आने के बाद से अब शायद ही कोई ऐसा संकेत होगा जो बच गया हो, नहीं तो संपूर्ण संकेत कोड जो है इसमें शामिल हो गए हैं। सरकारी कार्यालयों में भी अब आपको यूनिकोड का प्रयोग देखने को मिलता है। टाइपिंग फॉन्ट जो है आप कई सारी नौकरियों में भी जो है अब आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। नई भर्तियों के लिए अभ्यर्थी को यूनिकोड फॉन्ट में टाइपिंग टेस्ट भी अनिवार्य कर दिया गया है। वहाँ अपने यूनिकोड के ASCII के प्रकार जाने थे, अब यहाँ देख सकते हैं आप यूनिकोड के प्रकार है UTF-8, UTF-16 और UTF-32। अब UTF का फुल फॉर्म क्या है, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो इनके फुल फॉर्म ज़रूर याद रख लीजिएगा, यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट। तो इसमें क्या है, UTF-8 में 256 कैरेक्टर्स शामिल हो सकते हैं इसमें इतने, और 32 बिट में इतने ज़्यादा जो है कैरेक्टर्स शामिल कर सकते हैं। तो ये इसका फ़ायदा है। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया। अब UTF-8 इसमें 8 बिट सम्मिलित है, जिसमें आप जो है ईमेल सिस्टम और इंटरनेट पर व्यापक रूप से इसका उपयोग हो सकता है। और ये वही चीज़ें हैं। अब देवनागरी के यूनिकोड, तो देवनागरी यूनिकोड की रेंज, अब देवनागरी किसमें है, 0900 से 097F तक है। तो इसकी रेंज ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्या पता आपसे रेंज पूछ लें।
तो देवनागरी के जो रेंज है, कहाँ से कहाँ तक देवनागरी के बारे में जानकारी है, तो 0900 से 097F तक, इतने में जो है आपके हिंदी के कोड दिए हुए हैं देवनागरी के। अक्षर, त्र एवं ज्ञ के लिए कोई अलग से कोड नहीं है। इन्हें संयुक्त वर्ण मानकर अनसंयुक्त वर्णों की भांति अलग से कोई कोड नहीं दिया गया है। ये चीज़ें हो गई है। तो इसलिए अब आपको संपूर्ण रूप से जो है यूनिकोड के बारे में जानकारी जो है प्राप्त हो गई है। जो भी जानकारी थी मैंने आप सभी को दे दी है। तो यूनिकोड का मुख्य अंतर यही हो गया कि आस्की में नंबर्स अल्फ़ाबेट्स आते हैं, वहीं पे यूनिकोड में मानक चिन्हों का प्रयोग यानी भाषाओं के लिए जो है इसका आविष्कार किया गया। आस्की में यूनिट 7 और 8 जो है बिट आते हैं और आस्की में जो है यूनिट UTF 8, 16 और 32 आते हैं। और UTF का फुल फॉर्म हो गया। और इसके बाद जो है UTF की जो यूनिकोड की जो रेंज है वो भी देख लीजिए। तो यही कुछ मुख्य चीज़ें हैं, कहाँ पे क्या चीज़ हम प्रयोग कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दिया है। तो अब आपको इसमें कोई समस्या नहीं आई होगी। और अगर फिर भी कोई जानकारी अधूरी लगती है तो एक बार कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि आपका वीडियो के माध्यम से उस समस्या का समाधान किया जा सके। और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने अच्छे कमेंट भी दीजिएगा, ताकि मुझे जो है पता चल सके कि मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगती है। धन्यवाद।